चलते हैं अपने पिछले 3 एपिसोड जो कि सूर्य से संबंधित थे, उसी से आगे की ओर बढ़ते हुए सूर्य ग्रह से संबंधित जो ऋग्वैदिक कालीन इतिहास है अथवा ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो भी ऋग्वैदिक कालीन इतिहास का उपनिषद में जो उल्लेख है, पुराणों में जो उल्लेख है, उसके बारे में चर्चा करने के उपरांत अपने पहले एपिसोड में हमने सूर्य ग्रह के गणितागत नियम बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि सूर्य किस राशि में उच्च होता है, किस राशि में नीच होता है। तो इन सबको स्पष्ट करने के उपरांत आज हम अपने इस सूर्य से संबंधित एपिसोड 4 में प्रवेश करते हैं। आज हम गणित ज्योतिष के उपरांत जो ज्योतिष शास्त्र का द्वितीय स्कंद है, जिसको होरा स्कंद बोलते हैं, उसमें प्रवेश करेंगे। तो चूँकि चर्चा सूर्य से संबंधित है और जिस ग्रह से संबंधित चर्चा करो, जिस देवता से संबंधित चर्चा करो, उसकी प्रार्थना करना परमावश्यक है, क्योंकि उस देवता की कृपा से ही सद्बुद्धि आती है और हम विषय का ठीक से प्रस्तुतिकरण करने में समर्थ हो सकते हैं। तो आइए हम आप सभी सूर्य देव की प्रार्थना करें। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम देव पाहि पाहि दिवसपते। दिन के स्वामी हैं, इसलिए हालांकि इस मंत्र के कई एक भेद हैं। जब हम लोग अर्घ्य देते हैं तो अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकरः, इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर अनुकंपय माम देव पाहि पाहि दिवसपते इसका उल्लेख किया। एक कहाँ से लिया गया है, किस ऋषि की रचना है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन चूँकि हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दें जिससे हम आपका वर्णन करने के लिए, जन्म कुंडली में आपकी स्थिति को समझने के लिए हम समर्थ हो सकें, इस प्रार्थना और आशय से हमने इस मंत्र का उच्चारण किया। कोई भी मंत्र गलत नहीं है, भले ही वो हमारी दृष्टि में नहीं आया, हमें ये जानकारी नहीं कि किस ऋषि ने लिखा, क्योंकि हजारों ऐसे ऋषि हुए, हजारों ऐसे संस्कृत के विद्वान हुए जिनके लिखे हुए तमाम ग्रंथ उनकी ही लेखनी में, उनकी हैंड राइटिंग में लिखे रखे रह गए और उनका प्रकाशन नहीं हो पाया। तो आगे बढ़ते हैं, जातक स्कंद पर चर्चा करते हैं। किसी भी मनुष्य की जन्मकालीन जो ग्रह स्थिति है या जो तिथियां हैं, नक्षत्र हैं, वे सब उनके जीवन के सुख और दुखों का निर्णय जिस शास्त्र के माध्यम से हम करते हैं उसे होरा शास्त्र या जातक कहते हैं। इसकी एक शाखा और है जिसको बोलते हैं ताजिक, लेकिन उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे किसी अन्य प्रसंग में। तो होरा शास्त्र पर आज चर्चा करते हैं। जातक ग्रहों में प्रत्येक ग्रह का मित्र, शत्रु आदि संबंध माने गए हैं। ग्रह अपने उच्च या अपने घर में रहने पर अच्छा फल देते हैं, और यदि शत्रु राशि में पहुंच जाए, नीच राशि में पहुंच जाए अथवा बकरी हो जाए तो उनके फल भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रहों की दृष्टि के अनुसार फलों का न्यूनत्व, अधिकत्व और शुभत्व होता है। इस प्रकार की बहुत सी कल्पनाएं हमारे ज्योतिष शास्त्र के चिंतकों ने की हैं। उनको यदि हम कल्पना कहें तो भी गलत नहीं होगा कि ये हमारे ऋषियों की कल्पना है, और कितनी सटीक होती है, कितनी गलत होती है, ये बात का विषय है। लेकिन जो भी परिकल्पनाएं हैं ऋषियों की, उनमें कुछ तो व्यवहार के अनुसार हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जिनके आधार का कोई ज्ञान हमें अथवा किसी को नहीं, क्योंकि फलादिकों के विषय में सब ग्रंथों का मत एक जैसा नहीं है। फलित ज्योतिष में एक मत पर कोई भी आधारित नहीं है। अलग अलग ऋषियों की अलग अलग मान्यताएं हैं, उनमें बहुत से भेद हैं। यूरोपीय देशों में आजकल सायन राशियों द्वारा फलादेश किया जाता है। हमारे यहाँ फलादेश की परंपरा
अलग तरीके से है। मनुष्य के जीवन में जो आकाश स्थित ग्रहों का संबंध है उसमें से बहुतों को तो संदेह होता है, और ऐसा होना स्वाभाविक है। सीधी सी बात है कि हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्रह का हमसे आखिरकार क्या संबंध है, ऐसी शंका करना गलत नहीं है। लेकिन जब हम ज्योतिष शास्त्र की ओर बढ़ते हैं, ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करते हैं, ज्योतिष के गणितीय सिद्धांतों को समझते हैं, पौराणिक मान्यताओं को समझते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि यह निश्चित मत है कि जो आकाशस्थ ग्रह हैं उनका संबंध मनुष्यों से पूरी तरीके से है। यद्यपि जो ज्योतिष शास्त्र का फलित विभाग है उसमें उसके आधार पर इसकी सूक्ष्म स्थिति का कारण हम नहीं बता सकते, अथवा ये कहें कि इतनी हमें सामर्थ्य नहीं कि उस कारण का सूक्ष्म विवेचन हम कर सकें। लेकिन वास्तविकता यही है कि उनका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और ये संदेह नहीं किया जा सकता। इसमें किसी भी प्रकार का हम संदेह नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में एक ज्योतिषी हुए, उनकी थोड़ी सी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ। बताते हैं कि पहले तो वो सरकारी सेवा में थे और नौकरी करते थे, और नौकरी के साथ साथ में वकालत भी करते थे। उनका पूरा समय अपने कार्य व्यवसाय में ही व्यतीत होता था। एक दिन उनके साथ एक घटना घटी कि एक ब्राह्मण जो कि कुछ विक्षिप्त सा था, उस ब्राह्मण ने उन महोदय को, यानी जो उनका नाम था काशीनाथ पटवर्धन, उनको कुछ, तो उस जो विक्षिप्त जो ब्राह्मण था उसने कुछ शरीर देख करके उनको कुछ लक्षण बताए कि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। आजकल अधिकांशता बहुत से लोग आपकी कुंडली नहीं है, आपका नाम भी उनको नहीं पता, आप सामने बैठे और वो आपके बारे में बताने लगते हैं। ट्रेन आदि में तो ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति था, उसने एकदम सही बातें बताई। उसमें कुछ तो केवल बिजनेस करने वाले होते हैं जो कॉमन सी बातें बता करके अपना प्रभाव जमा देते हैं, लेकिन कुछ वास्तव में होते हैं जिनको, जो कि शारीरिक लक्षणों को देख करके आपके बारे में, आपके व्यवहार, आपके रहन सहन और भविष्य की आगत घटनाओं के बारे में या भूतकाल की घटनाओं के बारे में कुछ बता देते हैं। तो उस घटना के बाद जो पटवर्धन साहब थे, उन्होंने अनेक ग्रंथ देखकर जो उस व्यक्ति ने लक्षण बताए थे उनको ग्रंथों में देखा, और फिर और भी ज्योतिष शास्त्र के उन्होंने कई एक ग्रंथ पढ़े और अपने ज्ञान की वृद्धि की। इस कारण वो पटवर्धन साहब की बहुत बड़े ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्धि हुई, और वे मुखचर्या देखकर, यानी किसी का मुख देखकर कुंडली बना देते थे। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। किसी भी मनुष्य पर दृष्टि पड़ते ही वह थोड़े समय में ही उसकी कुंडली बना देते थे, और मुख्य रूप से वे यही कार्य, ये जो काम है यानी कुंडली बनाने का, वो सामने वाले का चेहरा देखकर ही करते थे। और कभी कभी ज़रूरत होने पर उसकी जिह्वा है या हाथ की रेखाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ तक कि शरीर लक्षणों द्वारा जन्मकालीन लग्न और ग्रहों की राशियां और ग्रहों के अंश तक बता देते थे। हालांकि जो ग्रहों की डिग्री होती है उसमें औसतन कभी कभी 1-2 डिग्री से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, ऐसा हमारा निजी अनुभव भी है। सर्वदा अंश नहीं बताए जाते हैं, अधिकांशतः केवल राशियां ही बताई जाती हैं और उनसे ही बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है।
अब जो गणित ज्योतिष के अनुसार इसका एक सीधा सा सूत्र है, जैसे बृहस्पति ग्रह किसी भी राशि से चलकर 12 वर्ष के उपरांत यानी 13वें वर्ष में पुनः उसी राशि पर आ जाता है और शनि 30 वर्षों में आता है। तो जैसे सूर्य ग्रह है वो चैत्र मास में लगभग मेष राशि में ही रहता है। तो सूर्य और चंद्रमा के अंतर द्वारा तिथि का गणित निकाल दिया जाता है। इन नियमों द्वारा ज्योतिष गणित जानने वाला कोई भी मनुष्य लग्न कुंडली देखकर सामने वाले मनुष्य के तत्कालीन लग्न और ग्रहों का ज्ञान कर सकता है। तो ये तो ज्योतिष शास्त्र की बात हो गई। लेकिन जो पटवर्धन साहब थे वो शरीर के लक्षणों को देख करके जान लेते थे कि जन्म के समय अमुक व्यक्ति की कौन सी राशि होगी, यानी कौन सी राशि का उदय हो रहा था और अमुक यानी कौन सा ग्रह आकाश मंडल में किस स्थान पर था। तो इससे सिद्ध होता है कि जन्मकालीन आकाशस्थ स्थित ग्रह स्थिति और लग्न के अनुसार मनुष्यों के शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, अर्थात ग्रहों का मनुष्य से सीधा संबंध है। यद्यपि इस विषय में अनेक शंकाएं हो सकती हैं, पर उन सबका समाधान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र यद्यपि ये अभी पूर्णतः प्रमाणित नहीं है, लेकिन ज्योतिष से इसका निकट संबंध है। सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा मनुष्य का भूत और भविष्य जाना जा सकता है, कुछ हद तक बताया जा सकता है, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र भी अपने में एक ज्ञान है। लेकिन अभी जितना प्रचार और प्रभाव ज्योतिष शास्त्र का हुआ उतना सामुद्रिक शास्त्र का नहीं हो पाया, क्योंकि उसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है। जैसे ज्योतिष शास्त्र के लिए तो जो ज्योतिष का सिद्धांत विषय है यानी गणित विषय है वो एक परंपरागत रूप से और वैज्ञानिक दृष्टि से तार्किक दृष्टि से पूर्णतः सटीक है, इसलिए लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उसको मुख्य रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता है। अब जैसे कि सूर्य जन्मकालीन समय में मेष राशि का है, तो केवल राशि के द्वारा ही ये निश्चित नहीं बताया जा सकता है कि जन्म चैत्र के महीने में था अथवा वैशाख के महीने में था, क्योंकि लगभग 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य मेष राशि में रहता है। अब हिंदी महीना थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो चैत्र का अंतिम पक्ष से लेकर के वैशाख के अंतिम पक्ष तक भी हो सकता है, तो ये थोड़ी सी शंका रहती है। और जब पुरुषोत्तम मास मलमास आदि आ जाते हैं तो वो थोड़ी सी विधि बदल जाती है। इस कारण केवल राशि द्वारा जन्म काल बताने में कभी कभी एक वर्ष एक मास अथवा एक दिन का भी अंतर पड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ज्योतिष शास्त्र के नियम हैं, जो फलित विषय है, वो मूल तत्व उसके जितने भी मूल तत्व हैं वो परंपरागत हैं, उस पर संदेह करना एकदम व्यर्थ है। किस लग्न में किस प्रकार के लक्षण होंगे, तो जैसे मनुष्य की कुंडली में उसके प्रथम स्थान से लग्न भाव से यानी प्रथम भाव से शरीर आकृति आदि का विचार किया जाता है, द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है और सप्तम भाव से स्त्री दाम्पत्य जीवन आदि का विचार किया जाता है। हाथ में सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत हाथ में कौन सी रेखा किस प्रकार की है, तो जन्म के समय सूर्य किस राशि में होगा इत्यादि नियमों और जातक शास्त्र के मूल तत्वों को जिन्होंने सर्वप्रथम निश्चित किया, मेरी दृष्टि से वे पुरुष धन्य हैं। हम इतना निसंकोच कह सकते हैं कि जातक शास्त्र की रचना किसी न किसी आधार पर ही हुई है और प्रत्येक मनुष्य का संबंध ग्रहों से अवश्य है।
इसलिए ज्योतिष शास्त्र के जो सूत्र हैं, ज्योतिष शास्त्र का के जो सिद्धांत हैं, यानी सिद्धांत संहिता और होरा, इन पर किसी भी प्रकार की शंका करना या कुतर्क करना ये व्यवहारिक या गणितीय दृष्टि से कभी भी अनुचित शंका करना उचित नहीं है। इसलिए जो लोग तमाम प्रकार की शंकाएं करते हैं, हमारी दृष्टि में उनको उस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं और उनका चिंतन जो होता है वो एक गलत धारा की ओर जा रहा होता है। इसलिए आप किसी भी विषय पर तर्क करने से पहले आप उस विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। अचानक से किसी विषय में तर्क करना उचित नहीं। हालांकि आज के समय में जो विशेषकर जो हमारी प्राच्य विद्याएं हैं, ज्योतिष शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है और यहाँ तक कि हमारी जो देव भाषा संस्कृत है, इसके बिना सनातन की धर्म की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। जो हमारी जो सरकारों के रवैये हैं उसके आधार पर कुछ उपेक्षित है। हमारी संस्कृत भाषा को आज के समय में पंडे पुजारियों की भाषा कह करके इधर उधर डाल दिया जाता है। जिस अनुसार जिस प्रकार इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हम आप सभी थोड़े से निष्क्रिय हैं। इस कारण हमारी इन प्राच्य विद्याओं का थोड़ा ह्रास हो रहा है, संस्कृत भाषा का ह्रास हो रहा है। तो आइए चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। हमने कहा था कि हम फलित विषय में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य से संबंधित चर्चा चल रही थी। उसी जन्म कुंडली पर आते हैं और पहले भी बताया था कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं या ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं या ज्योतिष शास्त्र में आपकी रुचि है, तो आप अपनी कुंडली स्वयं भी देख सकते हैं, कुछ अनुमान लगा सकते हैं और इससे निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में है, और हमने अपने पहले एपिसोड में सूर्य के जो गणितागत नियम बताए थे कि किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच होता है, उसके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं, वो सब स्थितियां बताई थी। अब आपकी कुंडली में यदि लग्न में सूर्य मेष से लेकर के मीन राशि तक किस भाव में बैठा हुआ है, उसके आधार पर आप स्वयं भी ज्ञात कर सकते हैं कि सूर्य ग्रह आपको आपकी कुंडली में के अनुसार आपको निजी रूप से कैसा फल देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमने एक बात अभी और बताई थी थोड़ी देर पहले कि प्रत्येक ऋषि भी का भी मत एक जैसा नहीं है, उनमें भी मत भिन्नता है, तो थोड़ा फल इधर उधर हो सकता है। इसमें आप इस विषय को, आप मेरी इस बात को कदापि अन्यथा ना लें। हमने जो अधिकाधिक शास्त्रों में उससे ग्रह से, किसी भी ग्रह से संबंधित जो पढ़ा है, उसी के अनुसार चर्चा करता हूँ। यदि आप लोग चाहेंगे कि आप किस ग्रंथ के आधार पर ये बता रहे हैं, तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा, लेकिन मैं सार्वजनिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा निजी अध्ययन है, हमारा निजी अनुभव है। यदि आप जानने के इच्छुक होंगे और सीखने की दृष्टि से इच्छुक होंगे, तो हम बता देंगे कि आप इस ग्रंथ को पढ़िए, इन ग्रंथों को पढ़िए। इसमें फलित के जो सूत्र दिए गए हैं उनमें सटीकता दिखाई देती है, लेकिन वे सब मेरे निजी अनुभव के आधार पर हैं, इसलिए हम अभी पुस्तकों का और ग्रंथों का नाम नहीं बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में प्रथम भाव में यदि उच्च राशि में उपस्थित है, उच्च राशि कौन सी होती है उस दिन बताया था सूर्य, और उस पर बहुत लंबी वीडियो बनाई थी कि सूर्य मेष राशि के 10 अंश तक उच्च होते हैं, परमोच्च होते हैं, बहुत लंबी वीडियो बनी थी। तो आपकी कुंडली के लग्न भाव में यदि उच्च राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होगा,
उच्च का सूर्य लग्न में होने पर जातक तीव्र स्वभाव वाला होगा, यानी उसके स्वभाव में तीव्रता होगी। जब हमने एपिसोड 3 बनाया था सूर्य से संबंधित, तो हमने उसमें बताया था कि उच्च का सूर्य वाला व्यक्ति अधिक बलिष्ठ, बहुत कुछ बताया था, पुनः चर्चा करना तर्क संगत नहीं है। नहीं, ऐसा व्यक्ति तीव्र स्वभाव वाला होगा। और उच्च का यदि नवांश यानी अपने नवांश में यदि सूर्य लग्न में उच्च का होकर के बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति बलिष्ठ होगा, यानी उसके शरीर के जो अंग होंगे वो दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। अब यदि सूर्य ग्रह किसी अन्य शुभ ग्रह के नवांश में लग्न में बैठ गया है, तो वह सूर्य किस प्रकार का फल देगा? ऐसा व्यक्ति यानी लग्न में शुभ ग्रह के नवांश में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी, उच्चाभिलाषी बनाएगा। और वहीं यदि सूर्य ग्रह अपनी नीच राशि, जो कि उसकी तुला राशि नीच की राशि होती है, उसमें यदि लग्न में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति विविध प्रकार के रोगों से पीड़ित रहने वाला होगा। यदि नीच राशि के नवांश में सूर्य लग्न में आकर के उपस्थित हो गया, तो ऐसा व्यक्ति लावण्यहीन होगा, यानी उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कांति या चमक नहीं होगी। यदि पापक ग्रह के नवांश में आकर के बैठ गया सूर्य लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति नेत्र रोगी होगा। किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, यानी उसके नेत्र अंग का उसमें विकार होगा। अब यदि सूर्य मित्र राशि में आकर के बैठ गया, जो सूर्य से संबंधित पहला एपिसोड फर्स्ट बनाया था, उसमें हमने पूरा विस्तृत बताया था कि किस सूर्य ग्रह के कौन कौन से मित्र हैं। तो यदि सूर्य ग्रह लग्न में मित्र राशि में आकर के उपस्थित हो गए, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घ शरीर वाला होगा, यानी उसका शरीर बहुत अधिक हष्ट-पुष्ट होगा। और यदि मित्र राशि के नवांश में लग्न में आकर के सूर्य उपस्थित हो गया, तो ऐसा व्यक्ति कुछ जटिल प्रवृत्ति का होगा। वर्गोत्तम में होकर के यदि लग्न में प्रथम भाव में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति अधिकांगी होगा, यानी उसके शरीर के अंग सामान्य से कुछ अधिक होंगे। जैसे नहीं कि किसी के 6 उंगलियां होती हैं हाथों में अथवा पैरों में, इस तरीके का व्यक्ति होगा यदि वर्गोत्तम में होकर के सूर्य लग्न में बैठ गया। यदि शत्रु राशि में सूर्य की जो शत्रु राशियां हैं उनमें आकर के बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति हीनांग, यानी शरीर में किसी न किसी अंग की कमी होगी। और यदि शत्रु राशि के नवांश में आकर के लग्न में सूर्य बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दीनहीन होगा। और अगर अपनी ही राशि में आकर के सूर्यदेव लग्न में बैठ गए, यानी उनकी अपनी राशि है सिंह लग्न, तो सिंह लग्न में आकर के यदि सूर्य हो गए, बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति कुछ नीति से रहित होगा। ये हमने लग्न स्थित सूर्य का विविध पक्षों से जो फलित सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा की। अब अगले भाव की ओर बढ़ते हैं, यानी कुंडली का द्वितीय भाव जो कि धन भाव कहा जाता है। उसमें यदि सूर्य स्थित है तो किस किस प्रकार का फल देगा, किस परिस्थिति में स्थित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि उच्च राशि में धन भाव में सूर्य बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति राज सम्मान के द्वारा धन की प्राप्ति करेगा। यदि उच्च राशि के नवांश में धन भाव में सूर्य देव उपस्थित हैं, तो ऐसा व्यक्ति राज सेवा से धन की प्राप्ति करेगा। यदि शुभ ग्रह के नवांश में सूर्य ग्रह धन भाव में आकर के बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति कार्य कुशलता से, यानी अपनी निजी कार्य कुशलता से धन प्राप्त करने वाला होगा। और यदि नीच राशि में धन भाव में आकर के सूर्य हैं, बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति पाप कर्म द्वारा धन का अर्जन करने वाला होगा। नीच राशि के नवांश में यदि धन भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो स्थूल जो है, यानी पशु जो वनस्पतियों आदि के व्यापार से धन अर्जित करने वाला होगा। पापक ग्रह के नवांश में यदि धन भाव में सूर्य देव हैं, तो ऐसा व्यक्ति चोरी से धन कमाने वाला होगा। और यदि मित्र राशि में
धन भाव में आकर के सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति कामाचार से, यानी विविध प्रकार के जो कामाचार के कर्म हैं, स्त्रियों की दलाली आदि करने से धन को प्राप्त करने वाला होगा। और यदि मित्र राशि में आकर के और यदि मित्र के राशि के नवांश में आकर के सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति कंजूसी करके धन इकट्ठा करने वाला होगा। अगर सूर्य वर्गोत्तम में होकर के धनभाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की स्त्री से संबंध बना करके धन कमाने वाला होगा। शत्रु राशि में यदि द्वितीय भाव यानी धन भाव में आकर के बैठ गए हैं सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति अल्प मात्रा में धन को कमाने वाला होगा। शत्रु राशि के नवांश में आकर के यदि सूर्यदेव धन भाव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति नीच जनों की सेवा से धन को कमाने वाला होगा। और अगर अपनी राशि में सूर्यदेव धन भाव में आकर के बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति भृत्य कर्म यानी किसी व्यक्ति विशेष की नौकरी करके धन कमाने वाला होगा। तो विषय थोड़ा लंबा है, इसलिए आज हम इस विषय पर यहीं विराम ले लेंगे। और यानी जो कुंडली का अन्य, आज हमने सिर्फ 2 भावों तक चर्चा की, यानी प्रथम भाव और धन भाव। और चूंकि फलित ज्योतिष के सिद्धांतों के बारे में, फलित के विषय की अवधारणाओं के बारे में भी बात करना आवश्यक था, इसको थोड़ा समझना जरूरी था। क्योंकि फलित एक ऐसा विषय है जन्म कुंडली का, ज्योतिष शास्त्र का, कि इसके विषय में जो शंकाएं हैं वो लगातार शंकाएं बनी रहती हैं। आप कितना भी फलित विषय में गहराई में जाने का प्रयास करो, लेकिन आप हमेशा अपने को उथला ही पाएंगे। क्योंकि ये पता नहीं कितने ऋषियों के अनुभवों को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने निजी अनुभवों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब आप सामने वाले को उसकी कुंडली देख करके संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ जो YouTube चैनल पर रह कर के हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। किसी भी प्रकार की आपकी यदि कोई सलाह हो, आपके कोई सुझाव हो, तो हमें निसंकोच होकर के आप YouTube चैनल पर ही कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं। हमारी कमियों के बारे में भी हमें बताने की कृपा करें, जिससे कि हम और विषय को और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के निराकरण के लिए, वास्तु संबंधी किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर आप हमसे निसंकोच किसी भी समय फ़ोन कॉल के द्वारा हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।